नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह जयंती और किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया है। जी हां, इस अवसर पर ही किसानों के योगदान को सम्मानित किया गया और उनकी समस्याओं और कल्याण से जुड़ी पहलों पर भी चर्चा किया गया है। और कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में किसान हितैषी योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि खेती और किसानी को मजबूती मिले और किसानों का जीवन स्तर सुधरे। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाते और इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, किसान प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जय जवान। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस किसान सम्मान कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, गन्ना विकास और चीनी मिल के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री अनिल कुमार जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, माननीय विधायकगण, आरएलडी के विधानमंडल दल के नेता श्री राजपाल बालियान जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, प्रसन्न चौधरी जी, श्री मदन भैया जी, अशरफ अली जी, गुलाम मोहम्मद जी, मिथिलेश पाल जी, प्रदीप सिंह गुड्डू जी, योगेश नौहवार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले किसान दिवस के अवसर पर भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, यानी किसानों के मसीहा के रूप में जिनकी ख्याति पूरे भारत में थी, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस भीषण शीतलहरी में आप सभी लोग आए और यहां पर
किसानों के प्रणेता चौधरी साहब की स्मृति को आप लोगों ने आज यहां पर और भी जीवंत बनाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब यहां पर आए थे, हम लोगों ने चौधरी साहब की इस भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ ही यहां के प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक, और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे। कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। ये होती है किसान की ताकत। उसके लिए सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर जो पसीना बहाता है, इस सर्दी को अपनी हड्डियों और अपनी अस्थियों में समाहित करके अपनी ऊर्जा का प्रवाह इस धरती माता के साथ करता है, तो तब यही हमारी खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलने का काम करती है। हमारे अन्नदाता किसानों ने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रगति की है, वह आप सबके सामने है। बहनों और भाइयों, किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ये पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, आप याद करिए ना, वैदिक कालखंड से हम धरती माता के प्रति आग्रही रहे हैं। हमारा वैदिक उद्घोष रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का दायित्व क्या बनता है? मां बीमार हो तो उसकी सेवा नहीं करनी है क्या? मां के ऊपर कोई संकट है तो क्या पुत्र का दायित्व नहीं बनता है कि उस संकट से उबारने के लिए वह अपना योगदान दे? पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती माता की सेहत के बारे में हर एक व्यक्ति को जागरूक किया। पहले चुनिंदा किसान ही सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करते थे। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि बीमा योजना के साथ जोड़ा और फिर एक एक करके योजनाएं आगे बढ़ती गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या फिर बीज से लेके बाजार तक किसान के लिए सुविधाओं की एक लंबी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये निरंतर चलता रहा। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जब उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर लिया तो परिणाम भी हमारे सामने आए। हम लोग तो सबसे पहले इस बात की आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। चुनाव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। और
और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है, अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या धान की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, क्या चना हो, क्या सरसों हो, क्या बाजरा हो, मक्का हो, कई गुना उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। लागत कम हुई है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है। और इन्हीं बातों को लेकर के अक्सर चौधरी साहब कहा करते थे, अक्सर कहते थे, चौधरी साहब के बारे में ये बात विख्यात थी, और देश के हित में, गांव के हित में और किसान के हित में जो भी बात होती थी बिना हिचक के उसको बोलते थे। उन्होंने कहा था जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। ग्रामीण भारत ही असली भारत है, ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलिहान से होकर के गुजरता है, ये भी चौधरी साहब ने ही कहा था। और जागरूक जनशक्ति ही सबल लोकतंत्र का आधार है, यह चौधरी साहब ने ही कहा था। बहनों और भाइयों, इसके लिए उन्होंने, जब उन्हें मौका मिला उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने यहां पे प्रदेश के अंदर भूमि सुधार का कार्यक्रम लागू किया। जमींदारी उन्मूलन का और भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करवाने के लिए मंडी अधिनियम पारित करवाया। उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन में प्रमुख भूमिका की व्यवस्था की। पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया। लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंड को भू राजस्व के भुगतान में छूट भी उन्होंने दिलाया। उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी की और कृषि और ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बहनों और भाइयों, ये सभी का परिणाम है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन की दर, जो विकास दर थी, वह मात्र 7% थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 8 वर्ष में ईमानदारी से किए गए प्रयास, उठाए गए कदमों का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश। तो किसान सम्मान दिवस और इस दौरान ही किसानों के योगदान को सम्मानित किया गया है। सीएम ने ही कार्यक्रम में भाग लिया और किसान हितैषी योजनाओं पर भी चर्चा, अधिकारी और प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे हैं। तो सीएम ने कार्यक्रम में भाग लिया है और इसके साथ ही उन्होंने संबोधन भी किया है और किसान सम्मान दिवस के अवसर पर ही सीएम ने कार्यक्रम में भाग लिया। किसानों के योगदान को सम्मानित किया गया और इसके साथ ही किसान हितैषी योजनाओं पर खास तौर पर चर्चा की गई है और अधिकारी और प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे हैं। तो किसान सम्मान योजना को लेकर यहां पर दिवस के अवसर पर सीएम ने ही सम्मानित किया है, संबोधन किया है और इसके साथ ही खेती किसानों को मजबूती मिले और किसानों का जीवन सुधरे, ये भी बात रखी गई है। और उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर ही राज्य के जो लोग थे उनको भी संबोधित उन्होंने किया है। और इसके साथ ही लखनऊ में मुझे जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, उसके लिए मैं अपने सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जहां तक मेरे काम करने का तरीका है, जो मेरे 35 साल का
अनुभव है, जो मैं अपने क्षेत्र में काम करता रहा हूँ, कि सबको लेकर के ही मैं चलता हूँ। और प्रदेश में भी मैं आया हूँ तो टीम के जितने भी सदस्य हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, उन सबको साथ लेकर के मैं चलने का पूरा प्रयास करूँगा। और हमारे लिए कहीं ना कहीं जो कार्य करता है, जो जमीनी कार्य करता है, वो सर्वोपरि होता है। और ये मेरा काम करने का तरीका है कि कार्यकर्ता के आधार पर ही मैं कोई निर्णय लेता हूं और उनके मान सम्मान की रक्षा का हमेशा चिंता मैं सदैव करता रहा हूं और आगे भी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए मैं करता रहूंगा। साथियों, अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 3 अभियान चल रहा है, उसमें एक तो अटल शताब्दी समारोह चल रहा है जो 25 दिसंबर को होगा और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। 24 तारीख को उनसे संबंधित स्थलों पर स्वच्छता की जाएगी, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दूसरा हमारा और 25 से 31 तक सुशासन दिवस के रूप में, क्योंकि अटल जी ने एक सुशासन जो कायम किया था, चाहे अपने समय में उन्होंने आम गरीब के लिए सब्सिडाइज राशन की व्यवस्था किया था, केसीसी कार्ड का निर्माण किया था, गांव में भी सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण किया था, देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से उस समय जो उन्होंने शुरुआत किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे इसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आज पूरे देश में 4 लेन हो, 6 लेन हो, एक्सप्रेस वे हो, उसका जाल बिछाया जा रहा है। ऐसा 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन कराने की भी योजना हमारे पार्टी की है, उसको भी हम लोग कराएंगे। और 25 दिसंबर को ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, जो कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है, जिसमें हमारे महापुरुषों की एक पूरा एक मूर्ति खड़ा है, 65 फुट की मूर्ति है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल जी की और अटल जी की मूर्ति है। उसका भी उद्घाटन होगा और एक बड़ी सभा को संबोधन 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। दूसरा हमारा जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो वीर बाल दिवस का। वीर बाल दिवस 26 तारीख को, जो 2022 में गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, जो उनकी सोच है कि वीर बाल दिवस जो हमारे साहबजादे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने बलि अपना शहादत दिया था, उसको समाज के निचले स्तर तक, अपने नौजवान बच्चों तक। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज जारी होगी वोटर लिस्ट और 30 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से 6 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी और फाइनल लिस्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव होंगे। तो बड़ी अपडेट, जहां पर 6 फरवरी के बाद सूची में नहीं होगा फेरबदल। फाइनल लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे और 6 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 30 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां। आज जारी होगी वोटर लिस्ट। लखनऊ से बड़ी अपडेट, यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आज जारी होगी वोटर लिस्ट। 30 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां और 6 फरवरी को अंतिम सूची भी जारी की जाएगी। फाइनल लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे और 6 फरवरी के बाद सूची में नहीं होगा कोई फेरबदल। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है चुनाव को लेकर लखनऊ से। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रशासन ने आगामी 24 दिसंबर 2025 को डीएम चौराहे पर स्थापित अटल प्रतिमा और अटल पथ का ही लोकार्पण करने की तैयारी पूरी कर ली है। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा और जिसमें कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और धर्मवीर प्रजापति उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी शुभांत शुक्ला और अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव और बीजेपी जिला
अध्यक्ष अन्नू गुप्ता डीएम चौराहा अटल पथ पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया और इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आयोजक मंडल और प्रशासन ने बताया कि प्रतिमा और अटल पथ के लोकार्पण के अवसर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिक और प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति जो है वो भी मौजूद है। कोडिन कप सिरप मामले में केंद्रीय एजेंसियों ने 50,000 रुपए के इनामी शुभम जायसवाल समेत 4 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और ये कदम उन लोगों के विदेश जाने से रोकने और त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार ये शुभम जायसवाल के अलावा अन्य 3 आरोपियों पर इस मामले में संलिप्तता का संदेह है और एजेंसियों ने सभी एयरपोर्ट और सीमा प्रवेश बिंदुओं पर सतर्कता बढ़ा दी है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद जांच एजेंसियां पूरे देश में उनके ठिकानों और संभावित गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि यह कार्रवाई आरोपियों की गिरफ्तारी में मददगार साबित होगी। बस्ती जिले में कोडिन कप सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ औषधि विभाग ने बस्ती के साहू मार्केट में जोरदार छापेमारी की और इस कार्रवाई में अधिकारियों ने दुकानों का निरीक्षण किया और दवाओं के सैंपल भी लिए। सूत्रों के अनुसार ही जब औषधि निरीक्षक अरविंद यादव ने पिछले 6 महीने के दौरान कोडिन और नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के लेन देन का ही रजिस्टर दुकानदार जावेद से मांगा तो वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद ही विभाग ने गहन जांच कर पिछले 6 महीने का रजिस्टर तलब किया ताकि विशेषण के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सके। जानकारी के अनुसार दुकानदार जावेद कई बार विदेश यात्रा कर चुका है और इसके साथ ही नेपाल की यात्रा भी नियमित रूप से करता है। जावेद 60 कंपनियों का ही स्टॉकिट्स है और इसके साथ ही शेड्यूल एच के ही दवाओं का भी कारोबार करता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस और अन्य एजेंसियां इस दवा व्यापारी पर नजर रखी हैं और यूपी में ही कोडिन कप सिरप के अवैध कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद बस्ती जनपद में कई दवा व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक 6 दुकानों का लाइसेंस सैंपल हो चुका है और इसके बाद ही आपको बता दें कि सैंपल जो था वो सस्पेंड हो चुका है लाइसेंस और 2 दुकानों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 6 दुकानों पे छापेमारी की गई, जिसमें पहली दुकान है अमित फार्मा जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, अमित मेडिकल एजेंसी जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, गोयल फार्मा जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया और 4 अन्य हैं, हर्ष मेडिकल, सन्स और यस और आइडियल। इसमें 2 के पार्शियल लाइसेंस कोडिंग के सस्पेंड किए गए हैं नारकोटिक के और 2 लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है और 2 पे एफआईआर पंजीकृत करा दी गई। लखनऊ से खबर है, वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में 4 ट्रक, 1 बस और 1 कार आपस में टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया गया है। थाना क्षेत्र मुसाफिर थाना में लखनऊ से बनारस जाने वाले हाईवे पे एक ट्रक घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर पे चढ़ गई, जिसके पीछे से आते हुए 3 ट्रक बारी बारी उससे टकराते चले गए। उसके पीछे एक जनरल बस टकराई, जिसके पीछे एक और कार आकर टकराई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। कुल इसमें 18 लोग घायल हुए। इनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां पे डॉक्टरों के द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। 2 इसमें गंभीर घायल है, बाकी 14 लोग सामान्य चोटें हैं। इसमें से कुछ लोगों का इलाज सुल्तानपुर हॉस्पिटल में चल रहा है,
कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर थाना में हॉस्पिटलाइज कराए गए हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।